हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 20 है, एसपीएम स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसी का चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसका जो एसपीएम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर है एसपीएम का। और भी जो चैप्टर, जो भी दो रिमेनिंग चैप्टर है, नेक्स्ट वन इज कुछ कैलकुलेशन पार्ट है और उसका जो डिमांड और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी वगैरह दिया हुआ है। फोर्थ चैप्टर इज इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो जो भी रिमेनिंग 2 चैप्टर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आज मैं चैप्टर नंबर 2 आप लोग को रिविजन कराऊंगा। अगर मेरा लेक्चर जो फर्स्ट वन है वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। मैं आज स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर टू का नाम है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है बैलेंस स्कोर कार्ड। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं तो देखिए, मैं जो पढ़ाऊँगा, चाहे मैं जो रिवीजन कराऊँगा, इसमें मैं आप लोग को ये भी बताता जाऊँगा कि कैसा कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव कैसा पूछता है। और जो भी क्वेश्चन आता है जनरली, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है जनरली 10 मार्क्स का आता है एसपीएम में, और ऑब्जेक्टिव तो 2 मार्क्स का आता है, वो तो आप लोगों को पता है। तो मैं कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैं बताता चलूँगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें सेकंड चैप्टर में, वो बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, इसका डिफिनेशन याद करना कंपलसरी है। Balance scorecard is a performance management and a strategic development methodology that helps executive translate an organization mission statement and overall business strategy into a specific, quantifiable goals and monitor the organization performance in terms of these goals. यहाँ तक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव ट्रांसलेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट एंड ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी इनटू स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल गोल्स, मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन दिस। क्या बोलता है ना, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है कंपनी का, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बताता है कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसका स्पेसिफिक क्या है, उसका क्वांटिफाइबल, उसका क्वांटिफाई करता है, चाहे उसका गोल क्या था उस परफॉर्मेंस का, जो कंपनी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। फोर्थ पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। जो बैलेंस स्कोर कार्ड है इसका फोर्थ पर्सपेक्टिव क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला फाइनेंशियल, दूसरा कस्टमर, तीसरा थर्ड वन इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ, उसी का डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। अब स्टेप्स इन डेवलपिंग बैलेंस स्कोर कार्ड। स्टेप्स आप लोग को लाइन वाइज याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ए वाला फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद आप ये थर्ड सेंटेंस लिखिएगा, क्योंकि स्टेप्स रेगुलरली होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द की आउटकम टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो याद ही करना पड़ेगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ जो याद करना है। आइडेंटिफाई द की आउटकम टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Identify the process that lead to this outcome. Develop key performance indicator for this process. Develop reliable data capture and measurement system. Develop mechanism for reporting और to this relevant manager and staffs. फिर इनेक्ट, लास्ट में इनेक्ट करेगा, मतलब लागू करेगा इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इम्प्रूव, लागू करेगा सो दैट परफॉर्मेंस से जो इम्प्रूव कर सके। स्टेप्स हो गया। अब उसी का जो हम लोग बताया था ना कि जो 4 कंपोनेंट होता है, तो उसी का जो यहाँ पे देखो है कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव,
फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जैसे फाइनेंशियल होता है, कस्टमर होता है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होता है, और मतलब फाइनेंशियल होता है, सेकंड वन इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, थर्ड वन इज लर्निंग एंड ग्रोथ एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट एंड लिमिटेशन, मतलब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इसका बैलेंस स्कोर कार्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिराइव द फ्लोइंग बेनिफिट बाय इम्प्लीमेंटिंग बैलेंस स्कोर कार्ड। इट अवॉइड मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेजर। ये अवॉइड करता है मैनेजमेंट जो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल मेजर पे है, जो शॉर्ट टर्म कोई भी अगर मैनेजमेंट किसी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेजर, जैसे देखिए क्या बोलता है, इट अवॉइड मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेजर। कोई भी एक कंपनी या मैनेजमेंट किसी एक छोटे वक्त तक आप फाइनेंशियल मेजर नहीं करिए, अब लॉन्ग टर्म तक सोचें, वो अच्छा होगा। इट कैन सक्सेसफुली कम्युनिकेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टू फंक्शनल हेड एंड ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट। ये तो याद करना ही पड़ेगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट कैन असिस्ट स्टेक होल्डर इन इवेल्युएटिंग द फॉर्म इट मेजर्स आर कम्युनिकेटेड एक्सटर्नली। ये भी देखिए, इतना था, मतलब और भी आप एक दो पॉइंट और याद कर लीजिएगा, 5 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिएगा। अब लिमिटेशन क्या है? देयर इज नो क्लियर रिलेशन बिटवीन बैलेंस स्कोर कार्ड एंड शेयर होल्डर वैल्यू। जो बैलेंस स्कोर कार्ड है और शेयर होल्डर वैल्यू है उसमें कोई रिलेशन ठीक से दिखता नहीं है, वो लिमिटेशन हो गया। इट डस नॉट लीड टू ए सिंगल एग्रीगेट समरी ऑफ कंट्रोल। द मेजर्स may give conflicting signals and confuse management। conflicting signal देता है, confuse कर देता है मैनेजमेंट को, वो भी लिमिटेशन हो गया। it involves substantial shift in corporate culture। कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये डुओ पॉइंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डुओ पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? तो इसका सब यूनिट दिया हुआ है ROA, मतलब रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर। प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर, ये आप याद करिएगा, प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेंचमार्किंग बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड और टारगेट। कोई भी एक कंपनी है, वो एक्चुअल रिजल्ट से टारगेट या स्टैंडर्ड्स, इसका अभी का रिजल्ट, अभी उसका परफॉर्मेंस क्या है और क्या होने वाला है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बेंचमार्किंग। कहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, अभी उसका परफॉर्मेंस क्या है और वो कहाँ तक अपना प्रोडक्शन लाना चाहता है, वो बेंचमार्किंग होता है। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या कितना टाइप होता है? इसका 6 टाइप्स होता है बेंचमार्किंग का। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग को एक और नाम से बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। सेकंड वन इज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग, स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग, ग्लोबल बेंचमार्किंग। उसी का एक दो दौरान दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। फिर स्टेजेस, कौन कौन सा स्टेजेस, कितना स्टेजेस है बेंचमार्किंग का? इसका 5 स्टेजेस होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्लानिंग। बेंचमार्किंग मतलब कोई भी काम करने से पहले तो प्लान करना ही पड़ता है। कितना स्टेजेस होता है? पाँच स्टेजेस होता है। देयर आर 5 स्टेजेस फॉर बेंचमार्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले तो आप लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ कितना प्रोडक्शन करना है और कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो प्लानिंग हो गया। सेकंड वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि जो इतना भी चाहिए वो सही है कि नहीं, डाटा हो गया। फिर एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड इन स्टेज।
फिर एनालाइज करेगा जो डाटा लाया ऑर्गेनाइजेशन, वो डाटा एनालाइज करेगा कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, फॉर्मुलेट करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा रिकमेंडेशन, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करके देखेगा या किसी और से सजेशन लेगा। कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, उसको धीरे जब इम्प्लीमेंट कर देगा उसके बाद कांस्टेंट मॉनिटर मतलब चेक करेगा और रिव्यू करेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीरिक्विजिट ऑफ बेंचमार्किंग। प्रीरिक्विजिट मीन्स होता है कि क्या क्या जरूरी है बेंचमार्किंग के लिए। प्रीरिक्विजिट ऑफ बेंचमार्किंग मतलब होता है कि क्या क्या जरूरी है बेंचमार्किंग के लिए। पहला हो गया कमिटमेंट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, अप्रोप्रिएट स्कोप, रिसोर्स, स्किल, कम्युनिकेशन। याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछ देता है एग्जाम में व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ बेंचमार्किंग, तो आप लोग याद नहीं करेंगे तो कैसे समझने का इसमें है ही नहीं। बट क्या क्या जरूरी होता है बेंचमार्किंग का, पहला कमिटमेंट हो गया, क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव हो गया, अप्रोप्रिएट स्कोप हो गया, रिसोर्स हो गया, स्किल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो प्रीरिक्विजिट हो गया ये। फिर हो गया कि डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ बेंचमार्किंग, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है कि एक बेंचमार्किंग इम्प्लीमेंट करने में, वही बताना चाहता हूँ। देखिए पहला है टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है क्योंकि पहले जो स्टेज में हम लोग देखे थे ना, पहले प्लानिंग किया, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा किया, डाटा को कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट किया, तो इससे इट इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग। और फिर लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन चेंज होता है तो वर्कर करना नहीं चाहते हैं। फिर रजिस्टर्स फ्रॉम एम्प्लॉय तो सेम ही चीज़ है। पहला हो गया टाइम कंज्यूमिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, पेपर गोल्स और कॉपी पेस्ट एटीट्यूड। यू हैव टू लर्न 5 पॉइंट्स इसी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का 2 बेसिक कैटेगरी है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का। फर्स्ट वन इज स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। स्टैटिकल जो प्रोसेस कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल चार्ट, ये जो कंट्रोल चार्ट है ना, ये आप लोगों को कोस्टिंग में भी मिलेगा, जो कि आप लोगों का ग्रुप 1 में है, वो उसमें भी ये कंट्रोल चार्ट से रिलेटेड सम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ तो सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, अपर कंट्रोल लिमिट, इसका अपर कंट्रोल, इसको कुछ तो बोला है, इसको कुछ बोला जाता है अपर कंट्रोल, इसका जो पेपर नंबर 15 जो पोस्टिंग का पेपर है वो देख लीजिएगा। अपर कंट्रोल लिमिट रिपोर्ट क्या बोला जाता है, लोअर कंट्रोल लिमिट, इसका तो लोअर कंट्रोल लिमिट बोला जाता है S bar - A2 R1। और ये जो A2 होता है इसका भी अलग फॉर्मूला होता है, वो आप लोग कोस्टिंग पेपर से देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक थ्योरी दिया हुआ है, हल्का पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। जो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल हम लोग जो देखे थे ना, टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका 2 पार्ट होता है। पहला स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल हम लोग जो देखनी है, फिर नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, गोल से रिलेटेड है। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए बैच ऑफ आइटम, कुछ एक्सेप्ट करेगा चाहे रिजेक्ट करेगा एक बैच ऑफ आइटम, फ्रीक्वेंटली यूज टू टेस्ट इनकमिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर और अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू एंट्री इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा कोई भी एक मटेरियल को किसी एक प्रोडक्शन हाउस में जाने के पहले, मतलब इंस्पेक्शन करेगा, वही होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वन इस आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS से बोलते हैं। MIS एक कंपनी में बहुत यूज़ होता है, लोग बोलते हैं MIS रिपोर्ट सबमिट किए नहीं किए, क्योंकि MIS रिपोर्ट कंपनी को हर महीने सबमिट करना होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हेड ऑफिस में भेजना होता है MIS रिपोर्ट हर महीना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is a systematic process of providing relevant information in right time in right format, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ये मतलब ये जितना भी फॉर्मेट रहेगा ना, लगभग 20 कॉलम होता है, मैं देखा हूँ कंपनी में, और उसमें आप लोग हर महीना का जितना भी डाटा आप लोग
कलेक्ट किए वो सेमी फॉर्मेट में कर दीजिए। तो ये बोलता है ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन राइट टाइम इन राइट फॉर्मेट टू ऑल लेवल ऑफ यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब राइट टाइम, राइट क्वालिटी एंड राइट फॉर्मेट एंड राइट प्लेस पे भेजना होता है, एमआईएस रिपोर्ट होता है। इस देखिए यहाँ लिखा एमआईएस इज आल्सो डिफाइंड टू बी सिस्टम ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिट्राइविंग, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टू मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। हाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर डिटर्मिनेशन ऑफ organizational objective and developing plan to achieve them, securing and organizing human beings and physical resource so as to achieve the laid objective। ये देख लीजिएगा मैनेजमेंट क्या होता है। अब सेकंड वन होता है, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखें ना कि एमएस क्या होता है, तो उसका सब पार्ट मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, information is data that have been organized into meaningful and useful context। कोई एक डाटा है, उसका मीनिंगफुल या यूजफुल कॉन्टेक्स्ट मतलब उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। कुछ मीनिंगफुल उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला किसी डाटा से तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया। सिस्टम, लास्ट वन इज सिस्टम। System may be defined as a composite entity consisting of a number of elements which are interdependent and interacting, operating together to accomplishment of an objective। किसी एक ऑब्जेक्टिव accomplish मतलब अचीव करने के लिए कौन क्या सिस्टम अप्लाई करना चाहिए वही होता है, मतलब क्या क्या रूल्स अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, तो वो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम से करना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस याद कर लीजिएगा, to provide the manager at all level with timely and accurate information for control of business activity। मैनेजर को प्रोवाइड करना पड़ेगा to all levels with timely and accurate information for control of business activity, to highlight the critical factors in the operation of the business for appropriate decision making, to develop a systematic and regular process of communication within the organization on performance in different functional areas, to use the tools and technique available under the system for program decision making, to provide best services to customer, to gain competitive advantage हो गया, to provide information। मतलब ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ है कम से कम 5 पॉइंट याद करना होगा। to gain competitive advantage हो गया, to provide best service to customer हो गया, to provide information for business planning for future हो गया। और जो EMIS होता है ना, इसका 3 पार्ट होता है, स्टैटिक लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेशनल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है स्टैटिक लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब होता है ना जो कि कंपनी का जो टॉप मोस्ट लेवल का जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि CMD हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो ये लोग कोई डाटा मतलब या इंफॉर्मेशन बनाते हैं या सोचते हैं कंपनी के लिए। सीनियर मोस्ट जो लोग होते हैं जैसे CMD हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर्स हो गया, जो कि अपर लेवल CEO लेवल हो गया, CFO हो गया कंपनी को, तो ये लोग जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं या देते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, डिसीजन बनाते हैं, तो स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन हो गया। अब टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब होगा कि जो मिडिल लेवल का जो भी एम्प्लॉय होता है कंपनी में, जैसे मिडिल लेवल में हो गया कि SCM हो गया, CM हो गया, मतलब असिस्टेंट चीफ कमिश्नर मैनेजर हो गया, या चीफ मैनेजर हो गया, या DCM मतलब डिप्टी चीफ मैनेजर हो गया। तो ये सब जो लेवल का जो एम्प्लॉय होता है कंपनी में वो जनरली मिडिल क्लास में आता है, तो ये सब जो डिसीजन लेते हैं वो टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगा। लास्ट वन इज ऑपरेशनल कहाँ दिया, हाँ यहाँ पे लास्ट वन इज ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब लोअर लेवल का जो होते हैं ना एम्प्लॉय जो नया ज्वाइन किए हैं, चाहे लेबर क्लास जो होते हैं, सब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो ऑपरेशनल होता है। अब OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होता है, इसका तो 2 टर्म पहले इसका भी पूछा था कि ये हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है।
तो डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज ए कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर होता है दैट इनेबल एनालिसिस मैनेजर and executive to gain insight into data through fast, consistent and interactive access to wide variety of possible view। मतलब ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन OLAP है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, और इससे जो भी डाटा कंपनी जो यूज़ करता है वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे OLAP सर्वर क्या होता है, OLAP सर्वर इज ए हाई कैपेसिटी multi-user data manipulation of engine specifically designed to support and operate multi-dimensional data structure। multi-dimensional structure reference so as to every data item is located and system। देख लीजिएगा ऐसे। हाँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है टैब्स, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का टैब्स। OLAP सिस्टम हैव बीन ट्रेडिशनली कैटेगराइज्ड यूजिंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी। पहला मल्टी डायमेंशनल, इसको MOLAP मल्टी डायमेंशनल, इसको फर्स्ट टाइप है मल्टी डायमेंशनल। सेकंड टाइप है रिलेशनल, पहला मल्टी डायमेंशनल, सेकंड वन इज रिलेशनल, थर्ड वन इज हाइब्रिड, मल्टी डायमेंशनल रिलेशनल हाइब्रिड। ये तो मेन टाइप हो गया, इसका और भी बहुत सारा सब पार्ट है। देखिए यहाँ पे देखा हुआ है अदर टाइप्स। द फॉलोइंग एक्रोनिम्स आर आल्सो समटाइम यूज्ड although they are not as widespread above one as। मतलब जो ऊपर का जो तीन था मल्टी डायमेंशनल रिलेशनल और हाइब्रिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब जो टाइप है, जैसे कि वेब बेस्ड OLAP, डेस्कटॉप OLAP, रियल टाइम OLAP। नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। फर्स्ट वन इज MRP1, MRP2 एंड ERP। ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP1 को मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बोला जाता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP1 को बोला जाता है। MRP2 को मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है MRP2 को, और ERP को इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है। इस देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं सॉरी MRP जो वन है उसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बताया आपको। जो MRP2 होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। जो MRP2 है एंड इट्स इंटरफेस में इसका तीन टाइप होता है, प्रोडक्शन इंटरफेस, अकाउंटिंग इंटरफेस एंड मार्केटिंग इंटरफेस। MRP2 जो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग MRP2 होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सब थ्री टाइप होता है, प्रोडक्शन इंटरफेस, अकाउंटिंग इंटरफेस एंड मार्केटिंग इंटरफेस। अब थर्ड वन इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मीन्स ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ERP जनरली हर कंपनी यूज़ करता है ERP। ERP से जैसे होता है कि कोई भी एक कंपनी को भी अगर इंफॉर्मेशन भेजना होता है वो सॉफ्टवेयर, जनरली जो ERP होता है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। उससे होता है कि कोई भी एक कंपनी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना है किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, चाहे वो उसको मॉड्यूल मतलब चेंज भी कर सकते हैं। तो सो इट्स वेरी इजी। नाउ इट इज एवरी कंपनी यूजिंग ERP सिस्टम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड ERP सिस्टम इज नॉट ओनली द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल सिस्टम एंड प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ERP सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का ही फंक्शनल सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करता है, बट हैज़ ए फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ एक ही कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट मतलब नहीं करता है, मतलब नहीं जोड़ता है, बट वो और भी उसको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मॉड्यूलर एंड ओपन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूलर एंड ओपन, कंप्रहेंसिव, फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूलर एंड ओपन कंप्रहेंसिव, बियॉन्ड द कंपनी, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूलर एंड ओपन, फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूलर एंड ओपन, बेस्ट बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूलर एंड ओपन, कंप्रहेंसिव, बियॉन्ड द कंपनी एंड बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग फीचर्स में आते हैं, इसका क्या क्या फीचर्स है।
features of ERP. It it provides the multi-platform, multi-facility, multi-mode of manufacturing, multi-currency and multi-legal facility. जो ERP होता है वो प्रोवाइड करता है मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी फैसिलिटी या मल्टी मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या मल्टी करेंसी, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ के रखता है। इसलिए इट सपोर्ट स्ट्रेटजिक एंड बिजनेस प्लानिंग एक्टिविटीज़। इट हैज़ एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को तो और जोड़ के रखता है, इसलिए ऑप्टिमाइज मतलब कम करता है, जो भी ऑप्टिमाइज करता है मतलब जोर को रखता है, जो डिमांड कितना हो रहा है और उसका सप्लाई उतना ही करवाता है। इट ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कनेक्टेड होता है ना हर, जैसे कि एक कंपनी होता है तो उसमें बहुत सारा डिविजन्स होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, तो सभी जो डिपार्टमेंट होता है उसको जोड़ के रखता है। तो इट ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ERP इज द सॉल्यूशन फॉर द बेटर मैनेजमेंट हो गया। इट अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अलाउ करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो गया, इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया। ई कॉमर्स जैसे कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करता है, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, तो वो ई कॉमर्स ही कहलाता है। एलिमिनेट करता है बिजनेस प्रॉब्लम, जैसे मटेरियल शॉर्टेज, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट। सो ERP इज ओवर। कुछ यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि बेनिफिट क्या होता है, टेंजिबल बेनिफिट ऑफ ERP, बेनिफिट फ्रॉम ERP। इसका दो बेनिफिट होता है, डिवीजन किया हुआ है, एक टेंजिबल बेनिफिट और एक इनटेंजिबल बेनिफिट। कुछ दो पॉइंट, तीन पॉइंट देख लीजिएगा। रीजन फॉर फेलियर ऑफ ERP, कौन सा रीजन है कि जिससे कि ERP फेल हो जाता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रीप आउट डिजायर्ड बेनिफिट फ्रॉम ERP अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फेलियर कब कब होता है ERP? लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, inability to resolve issue and make decision in timely manner, resources not available when needed, जब नीड होता है किसी भी रिसोर्स का तो वो अवेलेबल नहीं होना। perceived और रियल लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। इनसफिशिएंट एंड यूज़र ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग नहीं देगा तो क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा बहुत लोगों को ऑनलाइन वगैरह। तो फेलियर इन गैप एनालिसिस, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, अगर टेक्नोलॉजी अगर पुराना हो गया तो भी प्रॉब्लम होता है। सो ये सब। अब टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ए सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द वेरियस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी फॉर द कंपनी सो दैट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट होता है ना, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अपर वर्जन होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है टू कंट्रीब्यूट अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कि जैसे कि एक कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करने का कोशिश करता है। ये हायर वर्जन होता है इसका TQM का। स्टेप्स, हाँ देखिए यहाँ पे स्टेप्स टू स्टार्ट TPM मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द की पीपल, मैनेजमेंट शुड लर्न द फिलोसफी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफाई द की पीपल, मैनेजमेंट शुड लर्न द फिलोसफी, मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट द फिलोसफी, ट्रेनिंग फॉर ऑल द एम्प्लॉय, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर इम्प्रूवमेंट आर नीडेड, मेक एन इम्प्रूवमेंट प्लान, फॉर्म एन ऑटोनोमस ग्रुप। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का बेनिफिट ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। ए सेट ऑफ न्यू मैनेजमेंट गोल विल बी डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट, सेट ऑफ न्यू मैनेजमेंट गोल विल बी डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट यूजिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। कोई एक नया मैनेजमेंट गोल डेवलप करेगा जिससे यूजिंग स्किल या ट्रेनिंग देगा अपने एम्प्लॉयरों को,
टीम बॉन्डिंग एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी। टीम वर्क अगर काम करेगा ना तो मैं अकाउंटेबल, अगर बेटर अकाउंटेबल मतलब एक दूसरे पे अकाउंटेबल होगा, अच्छा काम करेगा सब मिल करके। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड टोटल कॉस्ट एम्पिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, टीम ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? TQM यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ TQM क्या होता है? कस्टमर फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कस्टमर फोकस, मैनेजरियल लीडरशिप, बिलीफ इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। पहला कस्टमर फोकस मैनेजरियल लीडरशिप, थर्ड वन इज बिलीफ इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे इसका स्टेजेस देख लीजिएगा TQM का। इसका 8 स्टेजेज है। आइडेंटिफाई द कस्टमर ग्रुप, आइडेंटिफाई द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, आइडेंटिफाई ऑफ कस्टमर डिसीजन मेकिंग, परसीव्ड प्रॉब्लम, कस्टमर फीडबैक, क्या दिया हुआ है ऐसे। अब 6 सिग्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सिग्मा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा हैज 2 की मेथडोलॉजी। पहला है 2 की मेथडोलॉजी, DMIC, और सेकंड वन इज DMADV। DMIC पहले आते हैं। DMAIC क्या बोलता है? जैसे देखिए, D मतलब डिफाइन, M मतलब मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, DMIC। अब DMIADV 2 कंपोनेंट होता है। तो D मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, फिर डिज़ाइन, वेरीफाई द डिज़ाइन। मतलब इसका मीनिंग होता है DMADV और DMIDV। की रोल रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा। कौन कौन सा लोग हैं जिनका रोल होता है इम्प्लीमेंट करने या 6 सिग्मा सक्सेसफुल बनाने में? पहला एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, चैंपियन, मास्टर, ब्लैक बेल्ट। मैं जो हैंडल कर रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, चैंपियन, मास्टर, ब्लैक बेल्ट, एक्सपर्ट, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट। ये सब का कंट्रीब्यूशन होता है फॉर द सक्सेसफुल ऑफ 6 सिग्मा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा प्रोसेस इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। कंटिन्यूअस एफर्ट करेगा, सब लोग मिलकर काम करेगा, अकाउंटेबल होगा, तो 6 सिग्मा सक्सेसफुल होगा। 5S कॉन्सेप्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या 5S का जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट में वो क्या है? पहला SEIRI मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, बराबर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एक जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। SEIRI मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। SEITON मीन्स नीटनेस, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। SEISO मतलब क्लीनिंग। SEIKETSU मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। SHITSUK मीन्स डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखिए, कंट्रोलिंग क्वालिटी कॉस्ट को 4 भाग में डिफाइन किया हुआ है, मतलब डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रिवेंटिव कॉस्ट होता है, दूसरा अप्रेजल कॉस्ट होता है, और फेलियर कॉस्ट होता है। जो फेलियर कॉस्ट होता है इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है? तो दिया नहीं, बट सब में दिया हुआ होगा। जो क्वालिटी कॉस्ट होता है ना, उसका 4 डिवीजन होता है: प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, और इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब क्वालिटी सर्किल क्या होता है? क्वालिटी सर्किल जनरली एक छोटा ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन में।
Quality circle is a small group of 6 to 12 employees doing similar work who voluntarily meet together on a regular basis to identify the improvement in respective work area using proven technique for and solving the work related problem. मतलब 6 to 12 लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कभी कभी मंथली हो या क्वार्टरली हो, सब साथ मिल करके डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या बेनिफिट है। दो सब लोग डिस्कस करेंगे और अपना काम को इम्प्रूव करेंगे। जैसे क्वालिटी सर्किल इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है। क्वालिटी सर्किल इज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक है, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स जो भी नहीं कोई जानते हैं, कोई भी कम एम्प्लॉय, तो दूसरा एम्प्लॉय से पूछेंगे कि ये काम कैसे हो सकता है। क्वालिटी सर्किल इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जैसे कोई एम्प्लॉय को आता है वो काम करने, किसी एम्प्लॉय को उसमें नहीं आता तो पूछ सकता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्किल का ऑब्जेक्टिव क्या है? चेंज इन एटीट्यूड, सेल्फ डेवलपमेंट, चेंज इन एटीट्यूड, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीरो डिफेक्ट राइट फर्स्ट टाइम, फिलिप क्रॉसबी। इनका लिखा हुआ है कि जीरो डिफेक्ट एंड राइट फर्स्ट टाइम। मतलब जब लोग साथ में आए काम करेंगे, क्वार्टरली या मंथली मिलेंगे, तो जनरली डिफेक्ट ना के बराबर होगा कंपनी में। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब लास्ट में पहुंच गए हैं चैप्टर का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाँ, PDCA, और इसको PDCA मतलब प्लान डू चेक एक्ट, इसी को डिमिंग साइकिल भी बोला जाता है। डिमिंग साइकिल या डिमिंग व्हील या PDSA भी बोला जाता है। मतलब प्लान डू चेक एक्ट को डिमिंग साइकिल, डिमिंग व्हील भी बोला जाता है, डिमिंग साइकिल या डिमिंग व्हील भी बोला जाता है, या PDSA। इसका अगर आएगा एग्जाम में तो एक ग्राफ बना दीजिएगा डायग्रामेटिक फॉर्म में, प्लान डू चेक एक्ट। फिर एक अगला लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, वो सम आप लोग बना लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ जो सेकंड सम है वो क्वालिटी कोर्स से रिलेटेड ही है। देखिए यहाँ पे पहला प्रिवेंटिव कॉस्ट आप लोग को बताया था। प्रिवेंटिव कॉस्ट में आता है क्वालिटी ट्रेनिंग हो गया। अब अप्रेजल कॉस्ट मतलब इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आता है वो अप्रेजल कॉस्ट में आता है। अब इंटरनल फेलुअर कॉस्ट में आता है, स्क्रैप हो गया, रीवर्क हो गया, और जो एक्सटर्नल फेलुअर कॉस्ट होता है वो प्रोडक्ट वारंटी वगैरह, जो कि सेल आफ्टर द सेल सर्विस होता है, वो एक्सटर्नल फेलुअर कॉस्ट में आता है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड, और मैं जो भी रिमेनिंग जो 2 चैप्टर है वो भी मैं कल मैं अपलोड करूँगा, और एक कल के बाद मैं अपलोड कर दूँगा। और मैं फर्स्ट चैप्टर है SPM का, वो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ। सो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड लोग को शेयर करें, उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ये होगा कि मैं जितना भी लॉ का रिवीजन वीडियो डालता हूँ और फिर कोस्ट ऑडिट का डालता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्ट ऑडिट का, मैं जितना भी कोस्ट ऑडिट जो CMA इंस्टीट्यूट का जो मैट है उसका मैं पूरा रिवीजन वीडियो डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ये होगा कि आपको मेरा वीडियो मिलता रहेगा। सो थैंक यू।